आपको पता है कि स्टूडेंट एक एक नंबर के लिए एग्जाम में कितना बेचैन रहते हैं और कितना मेहनत कर रहे होते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आपसे एक ही बात का रिक्वेस्ट करेंगे, जो मैंने कल जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया उस चैप्टर को आप जाकर के प्लीज मेरे लिए रिवीजन कर लीजिए। तो मुझे विश्वास है इससे हट करके आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। और इस चैप्टर से भी 5-7 ऑब्जेक्टिव रहता है और आपको पता है कि स्टूडेंट एक एक नंबर के लिए एग्जाम में कितना बेचैन रहते हैं और कितना मेहनत कर रहे होते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस टॉपिक से हट करके एक भी क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। अगर शायद आप सुनते हैं, और याद रखिएगा इस लेसन में 2 चैप्टर आपको 10th के मैथ में 2 चैप्टर है जो बिल्कुल इजी है, जो एक सांख्यिकी है और दूसरा प्रायिकता है। और एक अगर थोड़ा बड़ा नाम दे सकते हो तो फर्स्ट चैप्टर भी बिल्कुल इजी है। तो आइए इस चैप्टर को हम समझने का कोशिश करते हैं। सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना क्या है? आपको माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, परिशद पढ़ना है और वर्ग चिन्ह पढ़ना है। ये सबसे क्वेश्चन आता है। माध्य के बारे में पूछ लेता है, माध्यक के बारे में, बहुलक के, परिशद और वर्ग चिन्ह। ये 10th क्लास में ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर ये सारी चीजें, और ये कोई भारी भरकम सा चीज है भी नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझते हो तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तुम समझ पाओगे। अब देखिए क्या है माध्य, क्या होता है। याद रखना सबसे पहले चीज, भाई माध्य को ज्ञात करने के लिए 3 विधि होते हैं। माध्य को ज्ञात करने के लिए कितने विधि होते हैं? 3 विधि। याद रखना ये भी ऑब्जेक्टिव आते हैं कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कितनी विधि हो सकते हैं? 3 विधि। माध्य को ज्ञात करने के लिए कितने विधि हो सकते हैं? 3 विधि। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि। याद रखना पहला कौन विधि है? प्रत्यक्ष। पहला कौन विधि है? प्रत्यक्ष विधि। पहला कौन विधि? हाँ, पहले विधि को हम क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, आवाज यहां तक आनी चाहिए। पहला प्रत्यक्ष विधि। आप जितना बोलते हैं आपका माइंड कनेक्ट होता है और माइंड याद कर लेता है। दूसरा है कल्पित माध्य विधि या कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। दूसरा क्या है? कल्पित माध्य विधि। दूसरा क्या है? कल्पित माध्य विधि। कौन कितना नंबर में? दूसरा नंबर में। तीसरा आपको आ जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। कौन विधि? पग विचलन विधि। ये कुल कितने विधि हो गया? 3। इसीलिए कहा गया कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितने विधि आते हैं? 3 विधि। यह भी आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कितने विधि होते हैं। तो हाई कितने विधि होते हैं? 3 विधि होते हैं। और मैं जो ये बता रहा हूं याद रखो, ये आखिरी जो है ना, ये तुम इसे क्या कहते हो, ये विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है। अगर तुम इस चीज को पढ़ लेते हो, आपको पता है कि स्टूडेंट एक एक नंबर के लिए एग्जाम में कितना बेचैन रहते हैं और कितना मेहनत कर रहे होते हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लेकिन आपसे एक ही बात का रिक्वेस्ट करेंगे, जो मैंने कल जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया उस चैप्टर को आप जाकर के प्लीज मेरे लिए रिवीजन कर लीजिए। और मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं उससे भी जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि ताजा हो जाएगा। नहीं तो आपको कितना ही बेहतर पढ़ा दें, लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, वो सारा कुछ मलियामेट हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि माध्य को ज्ञात करने के लिए कुल कितने विधि आते हैं? 3। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा कल्पित माध्य, तीसरा पग विचलन। ये 3 विधि आते हैं। भाई एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया मैं बताऊं? कहेगा ऑब्जेक्टिव, हाँ, कि प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि क्या है? कहेगा कि हाँ प्रत्यक्ष विधि क्या है? माध्य निकालने का विधि, माध्यक निकालने का विधि, बहुलक निकालने का विधि। कौन विधि है भाई? माध्य निकालने का विधि। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता कि पग विचलन विधि क्या है? पग विचलन विधि क्या है? हैदराबाद काम जी गए। हाँ सुनो, तो क्या कहा कि, हाँ सुनिए, तो क्या कहेगा कि प्रत्यक्ष विधि क्या है? माध्य निकालने का विधि है। माध्यक, बहुलक, परिसर, किसमें चेक लगाओगे? माध्यक में। कहेगा पग विचलन विधि क्या निकालने का है? विधि कौन क्या निकालने के लिए है? माध्य, माध्यक, बहुलक, किसमें चेक लगाओगे? माध्य में। कहेगा कल्पित माध्य विधि क्या है? कल्पित माध्य विधि क्या है? कल्पित कौन विधि है? माध्यक, बहुलक, कौन में चेक मारोगे रे? हाँ माध्य में चेक मारोगे। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह भी आप देखिएगा, जाकर के बुक में देखिएगा, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। और मैं बात करने वाला हूं, ये माध्य क्या था, बहुलक क्या था, परिसर, वर्ग चिन्ह, सब पर बारी बारी से बात करेंगे और क्लैरिटी के साथ में बात करेंगे। और ध्यान दो स्टूडेंट, तो आपको पता हो गया कि सांख्यिकी में एक चीज जाकर कहता हूं अपन दिल का जुड़दा पूरा करे को जल्दी जो
मैं बात करता हूं माध्य के ऊपर। मैंने क्या कहा, माध्य के कितने विधि आते हैं निकालने के लिए भाई? 3 विधि आते हैं। और क्या बोले थे कि पग विचलन, कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष विधि, ये तीनों को आप याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे कि पग विचलन विधि क्या है, माध्य निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए किस में लगाना है? माध्य में। भूल लोगे भी, बिल्कुल नहीं भूलना। क्या हुआ रे के माध्य को निकालने के लिए 3 विधि। अब आइए मैं दूसरा बात क्या करने वाला हूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो माध्य है, याद रखना। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? यहां भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं विद्यार्थी, कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। माइंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो फोटो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? उपयुक्त माप क्या है? माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? माध्य। याद रखना, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं। और याद रखो दूसरा क्वेश्चन और आ सकता है, ध्यान दो, ये तो याद रखना ही कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो क्या है? तो माध्य। और सिर्फ अगर रहेगा क्वेश्चन नहीं है तब मारना कौन सी में? मानक विचलन में। किसमें मारना है? केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है तो क्या बोलेंगे? मानक विचलन। उपयुक्त माप नहीं है, क्या होगा? मानक विचलन। लेकिन कहेगा माप है, माप है, तब क्या होगा? माध्य। माप है तब क्या होगा? माध्य। लेकिन कहेगा नहीं है तब क्या करोगे भाई? मानक विचलन। भूलना नहीं, ध्यान सुन लो इस बात को ध्यान से। अब दूसरा क्या कहा? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितने विधियों से निकाला जाता है? 3। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितने विधियों से निकाला जाता है? 3 विधियों से। कितने विधियों से? यहां भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजाक मत लो, याद कर लो, इससे हट करके क्वेश्चन वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का माध्य को आलेख द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। सर आलेख से क्या मतलब है? आलेख से मतलब ग्राफ। आलेख से क्या मतलब है? हाँ, याद रखना, माध्य को आलेख द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है? आलेख द्वारा। बोलते नहीं हो, आगे बैठ करके टुकुर टुकुर देख रहा, बोलो, बोलने से माइंड अंतर तेसर बात सोचने लगता है। तो क्या बोलोगे? माध्य को आलेख के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। क्या जा सकता है क्या? नहीं। जो तारीफ किया है, इसका नाम बोल सकते हो, रोजी खातून। पीर लगर उसका घर है, आप लो बोल दिए। आप तो जे गाँव ससुराल जाएगी होगा, हम भी वीडियो चलेगा। अब तो निकाल लेना होगा, निकाल लेना। तो हाँ, तो मैं बात किसके ऊपर बात कर रहा था कि माध्य को आलेख के द्वारा निर्धारण किया नहीं जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितने विधियों से निकला जाएगा? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितने विधियों से निकला जाएगा? 3 विधि से। वो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? माध्य। उपयुक्त माप नहीं है मानक विचलन। मानक विचलन। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा? संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण। याद रखना, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब आइए स्टूडेंट, हम समझते हैं माध्य। मैंने क्या कह दिया कि माध्य को निकालने के लिए 3 मेथड है, 3 विधि है, जिसमें मैंने तीनों विधि को ऊपर मैंने लिख दिया है। अब आइए, माध्य के बराबर फॉर्मूला होता है, यानी x पर रेकरिंग बराबर माध्य को x पर रेकरिंग से सूचित किया जाता है। यहां भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माध्य को कौन चीज सूचित किया जाता है? x पर रेकरिंग से। कौन चीज से? हाँ, x पर रेकरिंग से सूचित किया जाता है। और माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि में इसका सूत्र होता है। लेकिन भाई साहब, सुनो रे लड़का, कहां ध्यान है? लेकिन अगर छोटा मोटा अंकों को अगर आपको कह दिया माध्य ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पता है? कुल संख्याओं का योग या सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, या कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे सभी संख्या।
बटे सभी सभी संख्या। अब क्या हो गया कि कुल संख्या का योग, जितना भी संख्या है उस सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उसको क्या करो, लिख दो। जैसे कि अगर कह दिया आपको 5, 6, 9, ठीक है, 2, 7, अगर कह दिया इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, तो सभी संख्याओं का क्या कर दो, योग कर दो और जितना संख्या क्या करो नीचे लिख दो। तो क्या हो गया, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 5 + 6 + 9 + 2 और प्लस कितना, 7। अब बटे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे क्या लिख दो, 5 लिख दो। अब क्या करो, सुनो, तो 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 2, 22, 22, 7, 29, 29 बटे 5। ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य, यानी सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग बटे, या कह सकते कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या या सभी संख्या। ये किसके बराबर होता है, माध्य बराबर, यानी एक्स पर डिक्रीजिंग अगर अंकों का दिया हुआ हो तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा हम निकालते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको आ गया, कौन सी, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन है 2, 9, 4, 7, ठीक है, अगर इसका काम माध्य ज्ञात करने के लिए, तो एक्स पर रेकरिंग बराबर यानी माध्य बराबर हो जाएगा सभी संख्या का योग। योग कर दो, कितना हो जाएगा, 2 + 9 + 4 + 7 अब बटा कितना, टोटल कितना है, 4। अब क्या होगा, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 7, 22, 15, 7, 22, 22 बटे 4, 2 से काटो 2 × 4, यहाँ कर दे 11, 11 बटे कितना, 2। अगर पूछ लिया कौन सी दशमलव में, तो 11 का कितना होता है, 5.5 गुना की होता है रे, 5.5 गुना 11, यानी 5.5 काटेंगे 10 को, तो 5.5 गुना 10 से 11 ही ना होगा, 5.5 गुना 11, एक मतलब क्या हुआ, 5.5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माध्य हम निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी याद रखो, माध्य इस तरह से नहीं पूछता है, माध्य को घुरा करके पूछता है, ध्यान सुनना, समझने की कोशिश करना। अब अगर माध्य आपको पूछ लिया, अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, x 2 5 6 x 7, ठीक है, अगर कह दिया इसका कुल माध्य दिया हुआ है, कुल माध्य, इसका कुल माध्य दिया हुआ है, कुल माध्य कह दिया इसका दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो इसका कुल माध्य दिया हुआ 15, कितना दिया हुआ, कुल माध्य 15। अगर कुल माध्य इसका 15 दिया हुआ, तो सुनना, सबसे पहले क्या करो, सबको जोड़ दो और इसका माध्य क्या आपको दिया हुआ है, इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। तक कुल जोड़ेंगे तो क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, x देंगे, x बोलो, +2 +5 +6 +x +7 अब बटा कितना, क्या है, 1 2 3 4 5 6 बन रहे, बटा 6। अब इसका माध्य यानी एक्स पर रेकरिंग का माध्य दिया हुआ है, यानी एक्स पर रेकरिंग का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स पर रेकरिंग का वैल्यू कितना है, 15। नीचे कुछ नहीं तो कोनिया को क्या करें, गुना करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 नहीं होगा रे, कोनिया को 15 छक्का 90। यहाँ ए एक्स कितना है, एक्स 2x, अब प्लस 5 2 7 7 6 11 11 7 11 7 18, तो हो गया कितना, 18। याद रखो, आप x को x के साथ ही जोड़ सकते हैं, चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ। थोड़ा सा क्या हुआ, टोटल जोड़ कर दीजिए 20, क्या दिक्कत है, 20 कर दीजिए। हाँ, कल थोड़ा सा ट्राई ले लेना, ये लगता है कि आसपास में कहीं कुछ महक रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, उखदम यहाँ की वहां उधर, तो क्योंकि आप तक ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, तो कल खुनमा किसी तरह से उसको दफना देना तो ठीक रहेगा, ठीक है। आप कितना हो गया, सुनो, तो आप 20 प्लस में डरा गया तो माइनस में, ध्यान दो, तो हो गया 90 प्लस कितना है, माइनस कितना है 20, बराबर कितना होगा 2x। आप बताओ कि 90 में से 20 घटेगा कितना होगा, 70, इन्हें कितना है 2x, माइनस कर दिया, कितना हो गया 35 का 70 का 35, यानी x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 35, यानी ये x का वैल्यू हो गया। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से। अगर लेकिन है कौन सी, बिल्कुल आसान, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 2, x, 5, x, 7, x, 4, बताओ इसका टोटल माध्य दिया हुआ है, इसका टोटल माध्य दिया हुआ, सपोज करो का माध्य दिया हुआ, सपोज करो कि 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ
हाँ, इसका मान कितना दिया हुआ 10। अब कहा कि x का मान बताओ, क्या कहा x का मान बताओ। तो आपको x पर रेकरिंग बराबर फॉर्मूला पता है कि सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या, सभी अंकों का योग या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 4 है ना करे। अब बटा जोड़ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। सर x वाला को भी गिनेंगे, x वाला को भी गिनना है, x वाला की नहीं समझना कि x तो अंक नहीं, उसको भी गिनना है। समझ में बात आ रही है कि नहीं, सबको गिनना है। हाँ, तो अब इसका मान भी आपको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया 2, तो चर को चर के साथ और चर को और चर के साथ। सर 1 2 3 अचर होता है और x वाला अलग होता है, जिसको हम चर बोलते हैं। तो 5 2 7 7 7 14 14 4 18, तो ऊपर में हो गया 18। कितने x है a तो कितने x हो गया 3x बटा कितना 7 7 नहीं क्या 70 होगा कि नहीं होगा रे। ये नहीं कहते 18 प्लस कितना 3x। अभी 18 प्लस में नहीं आ गया था माइनस में, यानी आ गया 70 माइनस कहते 18 बराबर कहते हैं 3x होगा। अब घटेगा 70 में से 18 घटेगा कितना बचेगा रे, इन्हें 2 इन्हें कितना बचा 6 में से गया 5, ठीक है। आने कितना आ गया 3x। अब 3 का पर हम काटेंगे, कटेगा आए 3 कम 3 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 52 बटा कितना 3 52 बटा 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? खूब होगा तो आप दशमलव में काट करके आंसर ला सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन भाई साहब ये कभी अकेला है, लेकिन कभी कभी दो साथ में भी हो सकता है। इधर ध्यान दो, कथिल दिमाग खराब करती है। 5-10 मिनट का क्लास है, थोड़ा देख लें, उसके बाद कल उसका भी उपाय लग जाएगा। मॉर्निंग से अगर ऐसा कुछ बोलती तो कुछ उपाय लगता, लेकिन जिस समय पता चला कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, सर x है, क्या है x, दूसरा है x प्लस 1, x प्लस 1 अलग है याद रखो। तीसरा है x प्लस 2, x प्लस 2, तीसरा है x प्लस 3 का माद दिया हुआ है आपको। सपोज करो आपको दिया हुआ 8, माद कितना दे दिया 8। ध्यान दीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है अक्सर आपको माद में यही क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत कम होता है जो आंकड़ों वाला पूछता है, मैंने गिनती वाला 1 2 3 वाला रहेगा तो बताइए दोगे, सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या लिख दोगे तो भाग दोगे तो क्या होगा, उसका निकल जाएगा कौन सी माद। लेकिन ऐसा वाला ज्यादा पूछता तो फिर कुछ नहीं है, तो x पर रेकरिंग बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो तो सब भाई ये अलग है ये अलग है ये अलग है। याद रखो ये नहीं कि x प्लस 2 को दोनों का अलग अलग कर देना, x अलग है 2 अलग, एना ना ये याद रखो, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद इस तरह से हो गया। यानी हो गया x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। अब बटे टोटल कितना आया 4। समझ में आया, x कैवेक्स 2x तो 3x 4x हुआ रे, हुआ कि नहीं हुआ। इसको मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं नहीं मिटा सकते हैं। हाँ अब देखना क्या होगा आगे। हाँ तो अब क्या हुआ कि यहां पर आ गया आपको x पर रेकरिंग बराबर कितने x 4x। अब प्लस अंक को जोड़ो 1 2 3 और 3 3 6 बटा कितना 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ध्यान समझना। अब क्या होगा कि x पर रेकरिंग का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 8 है ना। अब बराबर कितना हो गया 4x प्लस कितना 6 बटा कितना 4। अब गुना करेंगे कोनिया कोनी तो 8 चौके 32, ये हो गया 32 बराबर कितना 4x प्लस कितना 6। ये 6 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। हाँ अब देखना नेक्स्ट पॉइंट। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 6 प्लस में हो गया 32 माइनस 6, अब बराबर कितना 4x। अब बताओ 32 में 6 घटेगा कितना बचेगा रे, 32 में 6 घटेगा कितना बचेगा, नहीं बोलता है बात आए। 12 में 6 गया कितना होगा 6, 12 में 6 गया 6 इन्हें कितना बचा 2 2 यानी कितना हो गया 4x। यानी अब क्या करेंगे, अभी पता है 4 गुना में नहीं आएगा तो भाग में, यानी 26 बटे 4 बराबर कितना x। ये काटो 13 और नीचे कितना हो गया 2, यानी x का वैल्यू जाया 13 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप दशमलव में भाग देकर निकाल सकते हैं। 13 को अगर आधा करोगे कितना होगा सर 6 नहीं होता है, यानी 6 दशमलव
5। इस तरह से आप माध्य का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। अब देखो ये माध्य के बारे में, अभी सिर्फ माध्य के बारे में बात किया है। अब देखो मैं दूसरा जो बात कर रहा हूं बहुलक के बारे में, फिर मैं माध्यक पे भी आऊंगा। ये बहुलक, क्योंकि बहुलक सबसे आसान है। हेलो बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको थोड़ा देर के लिए इसको मिटाने वाला हूं। आप तो ऑलरेडी इसको आप लिख भी चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान दो। इसको मिटा दिया जाए। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब क्या है बहुलक, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। जो सबसे अधिक बार आता है, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अधिक बारंबारता वाला क्या कहलाता है? बहुलक। अधिक बारंबारता वाला क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। अगर आपको आ गया 2, 5, 6, ठीक है, 2, 5, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर 2, फिर 5, फिर 5, समझ रहे हो? उसके बाद फिर 2, 2, तो ज्यादातर क्या आ रहा है? ज्यादातर आपको क्या आ रहा है? 2। देखो अधिक बार में आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो जो अधिक बार आया बहुलक, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। यानी बहुलक बराबर हम क्या लिख देंगे? बहुलक, यानी बहुलक बराबर हम लिखने वाले हैं 2। क्या लिखेंगे? 2। दूसरा देखना, अगर 6 है, 9 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, ठीक है, फिर 6 है, 7 है, फिर 6 है, 8 है, फिर 6 है, तो बार बार कौन आ रहा भाई? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी बहुलक बराबर यहाँ क्या लिखा जाएगा? 6। यानी जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अगला जो मैं बात करने वाला हूं, कभी कभी 2 डिजिट एक साथ आने लगते हैं और समान होने लगते हैं। कभी कभी 2 अंक होते हैं जो क्या होते हैं? हाँ, समान। अभी कुछ ज्यादा बदबू कर रहा है ना, धीरे धीरे बदबू बढ़ रहा है, रात सन्नाटा हो रही है, ठीक है, बदबू बढ़ रहा है। होगा तो उपाय कुछ अब ये लगा देना, कल क्या लगाओगे? क्योंकि सुबह क्लास सुनिए, ना कि 2 है 5 है, सुनो रे, 2 है 5 है, 2 है 7 है, फिर 2 है 5 है, ए सुन रहा रे, 7 है, 2 है 5 है। अब दो कहोगे 2 5 2 5 बार बार आ रहा है, 2 भी है और 5 भी है। जितना बार 2 आया उतना बार क्या आया? 5 आया। सर 2 अंक अगर एक साथ आने लगे और उतना ही टाइम्स आने लगे तो मैं फिर क्या करूंगा? क्या करोगे? हाँ, फिर करना, तुम क्या करना, ध्यान दोनों, ये दोनों को योग कर देना और बटा 2 कर देना। जितना अंक रहेगा, जो सामान आएगा, उसको उतना अंक कर लेना। तो 2 भी आ रहा है बार बार और 5 भी आ रहा है बार बार, तो क्या करना कि ये दोनों समान टाइम आ गया, तो क्या करेंगे? 2 प्लस 5 कर देना, बट्टा क्या करना? 2। तो 5 2 7, 7 का बट्टा 2, 7 का आधा करेंगे, कितना होगा? 3.5 होगा कि नहीं होगा? कोई कुलपति होगा, कोई बिगने होगा के? कोई कुलपति न होगा जो जा बिक दिया होगा, कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा बात अपना यहाँ है, अगर घर के सामने होगा क्या होता होगा? अपना तो इतना दूर है, बताओ तो इतना नाक जाम कर रहे हैं। आज जी ओकरा घर के सामने होगा और नाक में कितना बढ़िया जाता होगा। हमरा तो नहीं लगता क्या जाओगा, ऐजा रहता तब तो इतना